तो ये जो 13 मार्च को होने वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जो लिक्विडिटी है उसको इन्फ्यूज किया जा सके। देखिए, आरबीआई ने 6 मार्च 2026 को ये बताया था कि आरबीआई लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर इन्फ्यूज करेगा लिक्विडिटी, और इसे 2 ट्रेंचेस में रखा गया। इसका जो पहला ट्रांच था 50,000 करोड़ रुपए का, वो 9 मार्च को संपन्न हुआ। अब दूसरा जो ट्रांच है वो 13 मार्च को यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेशन का टाइप है इसको कहा जा रहा है आउटराइट परचेज है। अब यहाँ पे अगर आप समझेंगे नहीं इस आउटराइट का मतलब क्या, आउटराइट का मतलब होता है परमानेंट। अगर आप इस मतलब आरबीआई के टर्म में या फिर अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस के टर्म में देखेंगे तो परमानेंट होता है इसका मतलब ये जो यहाँ पे सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी आरबीआई के द्वारा, इसके बाद फिर बैंक का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अनलाइक रेपो ऑपरेशंस, जैसे आप रेपो ऑपरेशंस करते हैं, बैंक करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि एक तय समय के लिए केवल उसको गिरवी रखा जाता है, ऐसे समझिए कि उसके बाद बैंक उसे वापस खरीद लेते हैं आरबीआई से। ये परमानेंट ऑपरेशन नहीं होता गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है आउटराइट है, मतलब ये परमानेंट हो, बैंक ने बेच दिया आरबीआई को तो बेच दिया, उसके बदले उसको पैसा मिल गया। और ये जो ऑपरेशन है ये मल्टी सिक्योरिटी ऑक्शंस होने वाले हैं यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड, मतलब केवल एक टाइप की सिक्योरिटी नहीं, कई सारी सिक्योरिटी हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्राइस मेथड है जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसका जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो भी ऑपरेशंस हैं, रेपो हो जाए, ओएमओ हो जाए, ये सारे के सारे जो आरबीआई का प्लेटफॉर्म है जिसको ई कुबेर कहा जाता है, वहाँ पर ये सारे होते हैं। और इसमें जो कमर्शियल बैंक हैं, जो प्राइमरी डीलर्स हैं, वो सारे एलिजिबल होते हैं। वो जा करके इस प्लेटफॉर्म पे और ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी हो रहा है उसमें भागीदारी ले सकते हैं। अगर आप टारगेट सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे तो कई सारी सिक्योरिटीज़ हैं, 6.01% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2030 की, 2035 की, आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट इनका डिफरेंट डिफरेंट है। ये सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं ये आरबीआई खरीद रहा है। ध्यान रखिए, ओएमओ 2 तरह का होता है। एक तो होता है जैसे ये हो रहा है क्या, परचेज़ का होता है, और एक होता है सेल का, जिसमें ओएमओ में आरबीआई कहती है कि हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। दोनों के अपने-अपने काम होते हैं, अभी हम आगे समझेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आरबीआई क्यों इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी अभी भी। अगर आप इसे ऐसे समझिए कि वर्तमान समय मतलब अभी करंट कंडीशन में आप देखेंगे तो जो बैंक्स हैं उनके पास 2.74 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सरप्लस है। इतना मतलब लिक्विडिटी का सरप्लस में चल रहे हैं सारे बैंक। लेकिन आरबीआई फिर से और लिक्विडिटी इसमें इंजेक्ट कर, उसके पीछे का रीजन क्या है? दो। पहला तो एक एडवांस टैक्स जाना है मार्च में, तो ये कहा जा रहा है कि मिड मार्च में मतलब इस तरह का जो टैक्स है वो जाता है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसमें जो टैक्स वो पे करते हैं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पे चले जाएँगे। बैंकिंग सिस्टम से निकलेंगे, गवर्नमेंट के खाते में जाएँगे। फिर जीएसटी कलेक्शन भी ये होता है। तो इस वजह से इन 2 रीज़न्स की वजह से, एडवांस टैक्स और जीएसटी कलेक्शन की वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम से निकल कर के जो गवर्नमेंट है उसके पास जाता है। तो होता क्या है, अभी तो ये लग रहा है कि 2.7 लाख करोड़ रुपए का इनके पास सरप्लस है, लेकिन जब ये पैसा निकल जाएगा तब यहाँ पे लिक्विडिटी का क्रंच आएगा। तो इंतजार क्यों करना कि बैंकों को लिक्विडिटी का क्रंच हो और उसके बाद फिर कुछ करें? इसके लिए आरबीआई प्रिएम्प्टिव स्टेबलाइजेशन मेथड इस्तेमाल कर रही है। मतलब कि ऐसा ना हो कि भाई यहाँ जो आप इसे ऐसे समझिए कि भाई इस वॉल के नीचे भी पानी चला जाए उसके बाद आप टंकी भरना शुरू करें, नहीं। आरबीआई पहले से ही इसने पैसा डाल दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए डाल रहा है ताकि इस तरह का जो क्रंच है वो आए ही नहीं, मार्केट स्टेबलाइज रहे। ऐसा ना हो कि एकदम शॉर्टफॉल आ जाए फिर उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट जो है हाई जाने लगे। तो इस वजह से आरबीआई इस तरह का जो ऑपरेशन है वो करता है और इस वजह से ऐसा ही ऑपरेशन हो रहा है। आगे हम बात करें यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। इसका मतलब क्या है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये है कि एक तरह का एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए, आरबीआई के पास मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए जो इन्फ्लेशन है वो सही तरीके से बना रहे, ना बढ़े ना घटे, इन चीज़ों को रखने के लिए आरबीआई के पास 2 तरह के टूल होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव टूल, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल। रेपो रेट हो गया, ओएमओ हो गया, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव टूल में आते हैं, है ना? तो ये ओएमओ क्या है, क्वांटिटेटिव टूल है, मतलब जिसको आरबीआई डायरेक्ट ऐसे कंट्रोल करता है, मतलब उसके के ऊपर जो चाबी है पूरी आरबीआई की, वो जैसे चाहे उसको ढीला कर सकता है, टाइट कर सकता है, वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कैसे मार्केट की कंडीशन है। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। अब इसमें जैसा मैंने कहा 2 तरह के सिनेरियोज होते हैं।
एक होता है जिसको ओएमओ परचेज कहा जाता है। मतलब इसमें जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से बाय करता है। मतलब कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी रहती है। आर सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, या फिर अगर उन्हें रेपो पे कभी लोन लेना पड़े या एमसी यहाँ पे एलआर पे लोन लेना पड़े तो उनके पास होनी चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट के रूप में आता है। बहुत आसानी से कोई भी ले सकता है, खरीद खरीद बेचा जा सकता है। तो इसलिए बैंकों के पास रहता है, सरप्लस में भी रहता है। तो ऐसे में जब बैंक से आरबीआई क्या कहेगा कि आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें दे दो, तो बैंक दे देंगे, भाई बेच देंगे। बैंक को उसके बदले में क्या मिलेगा? उसके बदले में पैसा मिलेगा, मतलब कैश मिलेगा। तो ऐसा बैंक करेंगे क्यों? जैसा मैंने कहा, बैंक को अगर लिक्विडिटी चाहिए, मतलब उनके पास कैश में पैसा नहीं रहेगा, बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकल गया, तो कैश तो चाहिए ना कहीं से। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके उनके पास कैश मिल जाएगा। इसकी वजह से बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, या फिर लिक्विडिटी का क्रंच है तो वो खत्म हो जाता है बिना लोन लिए, किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा। वहीं पे जो दूसरा होता है जिसको ओएमओ सेल कहा जाता है, इसमें आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। मतलब आरबीआई कहेगा कि हमारे पास इतने लाख करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हम इसे बेचने जा रहे हैं। तो बैंक क्या करते हैं? बैंक जो है आरबीआई को पैसा देंगे और उनको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल जाएगा। आप कहेंगे क्यों लेंगे भाई? वही सेम रीजन, उनको बहुत सारे स्टैट्यूटरी जो रेशियोज हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं। चाहिए ही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत लिक्विड फॉर्म होता है, बड़े आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है इसलिए। जब आरबीआई के द्वारा देखा जाता है बैंक में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब पैसा ज़्यादा है बैंक के पास, तो होता क्या है, जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बैंक ये आरबीआई क्या करेगा? ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन करेगा। तो बैंक का जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा और आरबीआई से उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो जो एक्सेस कैश होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी वजह से जो लिक्विडिटी है वो कम होती है। अगर एक्सेस में लिक्विडिटी है तो कम होती है, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन होता है। तो ऐसे दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। अभी जो हो रहा है वो ये वाला ऑपरेशन हो रहा है। आगे हम बात करें यहाँ पे कि ये जो हम यहाँ पे लिक्विडिटी और ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, तो इसमें एक ये भी समझने वाली बात है, हिडन फ्रिक्शन भी होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि इसको एकदम बैलेंस लेकर के चलना पड़ता है। मतलब बैंक को अभी लिक्विडिटी का क्रंच है, तो ठीक है, बैंक ने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा और उसको पैसा मिल गया। तो ये जो इमीडिएट क्रेडिट डिमांड है वो तो सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होता है कि आपके पास, मान लीजिए आपने ऐसा पैसा आपको मिल गया, तो आपको जो सीआरआर, एसएलआर ये सब मेंटेन करना है, या उसके लिए भी तो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट कहा जाता है। तो अगर वो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट आप बहुत बड़ी मात्रा में लूज़ कर दोगे, तो फिर इन सब चीज़ों के लिए आपको फिर से लोन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ेंगी। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ओएमओ क्या है, एक एसेट स्वैप की तरह होता है। ये कोई फ्री मनी नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेडर होगा, चाहे बैंक, कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको एक बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना करके चलना पड़ता है कि उसे कितना पैसा चाहिए और उसका जो एचक्यूएलए है वो कितना सरेंडर हो रहा है और उसको आगे कितना एचक्यूएलए की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको एकदम बैलेंस करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि आरबीआई खरीदने बैठे हैं तो बैंक सारे के सारे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच करके पैसा ही पैसा जनरेट करे। नहीं भाई, थोड़ा बैलेंस लेकर के यहाँ पे चलना होता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें 2026 में, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्यूमुलेटिव जो अगर देखा जाए इस फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी है वो इन्फ्यूज़ करी जा चुकी है आरबीआई के द्वारा। जैसे अभी 1 मार्च को कहा गया कि लिक्विडिटी का इन्फ्यूज़न हो रहा है 1 लाख करोड़ का, इससे पहले भी जो लिक्विडिटी का इन्फ्यूज़न के लिए इस तरह के ऑपरेशंस पहले किए जा चुके हैं। तो ऐसा आरबीआई इसीलिए कर रहा है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी की जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा हाई तो ना बचे। वरना होता क्या है कि अगर लिक्विडिटी क्रंच होता है ना, तो उसके बाद फिर बैंक क्या करते हैं, अपनी लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए वो लोन लेना शुरू करते हैं किसी दूसरे पार्टी से। तो होता क्या है, जो कॉल रेट है फिर वो ऊपर जाने लगता है। फिर कॉल रेट अगर ऊपर जाएगा तो उससे होता क्या है कि फिर जो इन्फ्लेशन की कंडीशंस हैं और फिर वहाँ पे जो लोन वगैरह हैं वो महंगे होने लगते हैं। फिर वो बड़ी चिंताजनक बात हो जाती है, ग्रोथ के लिए बहुत ही चिंताजनक बात हो जाए। क्योंकि अगर कोई लोन आपको समझिए आप कस्टमर है 9% में मिल रहा है, आज से 2 महीने के बाद वही सेम लोन, वही सेम प्राइस, सब कुछ सेम रहे और वो आपको 15% में मिले, तो बहुत सारे लोग ये प्रेफ़र करेंगे कि लोन ले ही ना, वही केवल लोन लेंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? तो इस वजह से फिर ग्रोथ जो है रुकती है। तो इसलिए आरबीआई का पूरा प्रयास रहता है कि लिक्विडिटी मार्केट में ना तो एक्सेस में हो, ना तो लिक्विडिटी की क्रंच की कंडीशन हो, उसके लिए सारे जो इंतजाम हैं ये किए जाते हैं। बाकी आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसे लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।